नमस्ते। माहेश्मती के इस शानदार एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे 10 साल पुराने रहस्य की और एक ऐसे कूटनीतिक इंतकाम की जो महलों की ऊंची दीवारों के पीछे कहीं दफन हो गया था। चलिए बिना देर के सीधे शुरू करते हैं। अब देखिए, राजा महेंद्र बाहुबली का शासनकाल देखने में तो शांति का दौर लगता है। बाहर से सब एकदम शांत और सुरक्षित, लेकिन ये शांति ना बहुत ही नाजुक थी। सत्ता के गलियारों में एक सच्चाई को बहुत ही चालाकी से मिटाने की कोशिश की गई थी, और यही है वो 10 साल का गहरा रहस्य जिसे आज हम डिकोड करेंगे। तो इस सुनहरी शांति के पीछे आखिर क्या पक रहा था? सच कहूं तो पुराने दुश्मनों की सुलगती हुई चिंगारियां। शांति के इस खूबसूरत आवरण के नीचे एक नया संघर्ष जन्म ले रहा था। और आप तो जानते ही हैं, जब दुश्मन सरहद के बाहर नहीं बल्कि आपके अपने घर के अंदर बैठा हो ना, तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और ये अंदरूनी खतरा कौन था? भ्रष्ट मंत्री खलीक। ये इंसान महल के अंदर ही एक बहुत गहरी साजिश रच रहा था। इसका असली टारगेट था माहिष्मती का लेजेंडरी फायर स्क्वाड, अग्नि दल। खलीक चाहता था कि इस दल की पूरी ऐतिहासिक विरासत और फाइलों को अंदर से ही खत्म कर दे, ताकि सत्ता पर उसका एक छत्र राज हो जाए और कोई उससे सवाल पूछने वाला ही ना बचे। अब जरा हमारे मुख्य किरदार विक्रमजीत की इस हालत पर गौर कीजिए। एक तरफ वो इंसान जो कभी अग्नि दल का सबसे जीवंत और ताकतवर लीडर हुआ करता था, और आज धीमे जहर की वजह से बीमार और कमजोर हो चुका एक शरीर। लेकिन कमाल की बात क्या है पता है? शरीर भले ही साथ छोड़ रहा हो, लेकिन उसका दिमाग आज भी आग की तरह तेज है। और अब इस पूरी लड़ाई में ये तेज दिमाग ही उसका इकलौता हथियार है। अब आप ही सोचिए, मौत के कगार पर खड़ा एक इंसान माहिष्मती के उन अभेद्य और भारी भरकम दरवाजों के अंदर वापस जाने की हिम्मत कैसे जुटाता है। विक्रमजीत को हर हाल में अपनी रक्त शपथ पूरी करनी है, लेकिन अपने असली रूप में जाना मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना। तो वो क्या करता है? उसे पता है कि वो तलवार के दम पर लड़कर तो अंदर घुस नहीं सकता, इसलिए वो एक भेस बनाता है। वो बनता है काशी का एक बेहद सम्मानित विद्वान, आचार्य विष्णुगुप्त। और इस खतरनाक मिशन में उससे सपोर्ट करता है उसका वफादार शिष्य सोमदेव, जो एक साधारण सेवक बनकर उसके साथ चलता है। ये भेस ही अब उनकी सबसे बड़ी ढाल थी। शहर के चेकपॉइंट पर चेकिंग बहुत सख्त है। खलीक ने पहरा काफी बढ़ा रखा है, लेकिन यहीं पर विक्रमजीत अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है। बिना कोई हथियार निकाले वो उस विशालकाय गार्ड के दिमाग से खेल जाता है। वो सीधे सीधे धमकी देता है कि अगर तुम्हारे चक्कर ने शाम की पूजा में देरी हुई ना, तो तुम्हें सीधे भगवान और राजा के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। और यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पॉइंट है। एक कमजोर बीमार रणनीतिकार ने सिर्फ भगवान के प्रकोप की धमकी देकर उस विशाल गार्ड को रास्ते से हटा दिया। इससे ये साबित हो जाता है कि जब बात कूटनीति और एक तेज दिमाग की हो ना, तो बड़े से बड़ा बाहुबल भी आसानी से घुटने टेक देता है। रणनीति हमेशा ताकत पर भारी पड़ती है। खैर, शहर के अंदर घुसने के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। विक्रमजीत सीधे शाही महल की तरफ नहीं भागता, वो एक बहुत ही सोची समझी चाल चलता है। वो दुश्मन की असली ताकत पर वार करता है, और वो ताकत थी उनका आर्थिक नेटवर्क। खलीक का ये पूरा भ्रष्ट नेटवर्क ना एक डार्क वेब की तरह फैला हुआ था। खलीक तो बस एक राजनीतिक चेहरा था, असली खेल खेल रहा था सेठ धनीराम, एक बेहद लालची व्यापारी। ये धनीराम क्या करता था? बाजार में अनाज की कृत्रिम कमी पैदा करता, आम जनता को महंगे दामों पर अनाज बेचकर लूटता और वही काला धन वापस खलीक की जेब में डाल देता। इस पूरी व्यवस्था में बेचारी आम जनता बुरी तरह पिस रही थी। तो इस पैसे की सप्लाई को काटने के लिए क्या किया जाए? रात के घुप अंधेरे में सोमदेव बहुत ही शांति से धनीराम की उस भारी सुरक्षा वाली धनवर्षा हवेली में घुस जाता है। वो चुपचाप पानी की टंकी में नींद का पाउडर मिला देता है, बिना कोई शोर शराबा किए, बिना एक भी कतरा खून बहाए। हवेली की पूरी सिक्योरिटी कुछ ही देर में गहरी नींद में सो जाती है। और अब आता है इस पूरी रणनीति का क्लाइमैक्स, वो पल जब हमारा कमजोर रणनीतिकार उस घबराए हुए सेठ के सामने अकेला खड़ा होता है। विक्रमजीत को यहाँ किसी शारीरिक हिंसा की जरूरत ही नहीं थी। उसके पास एक ऐसा हथियार था जो किसी भी तलवार से ज्यादा खतरनाक था, मनोवैज्ञानिक दबाव, या आसान शब्दों में कहें तो अचूक ब्लैकमेल। विक्रमजीत बड़ी शांति से सेठ की टेबल पर एक लेटर रखता है। इस लेटर में धनीराम और खलीक के सारे काले चिट्ठे, सारे देशद्रोही समझौते मौजूद थे।
जरा सोचिए, अगर राजा महेंद्र ने इसे देख लिया तो धनीराम का क्या होगा? और फिर विक्रमजीत वो खौफनाक और स्पष्ट अल्टीमेटम देता है, सूर्योदय तक अपने अनाज के भंडार खोलकर गरीबों के मसीहा बन जाओ या एक मृत गद्दार बनो। अब आप खुद सोचिए कि ये मास्टर क्लास रणनीति इतनी परफेक्शन के साथ कैसे काम कर गई। बिना एक भी बूंद खून बहाए एक बहुत बड़े आर्थिक खतरे को अंदर से ही खोखला कर दिया गया। आम जनता के लिए अनाज के गोदाम खुल गए, खलीक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और सबसे कमाल की चाल क्या थी, उस लेटर में कुछ ऐसे झूठे सुराग प्लांट कर दिए गए थे कि खलीक और धनीराम अब जिंदगी में कभी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते थे। विक्रमजीत इंसानी फितरत को बहुत गहराई से समझता था। उसे पता था कि सेठ धनीराम जैसे लालची इंसान के लिए सबसे प्यारी चीज उसकी खुद की जान होती है। उसकी प्रेरणा में 80% अपनी जान बचाना है और खलीक के प्रति वफादारी मुश्किल से 20%। इसी साइकोलॉजी की वजह से ये 100% तय था कि धनीराम अपनी गर्दन बचाने के लिए सूरज उगने से पहले ही खलीक को धोखा दे देगा। तो अब जब साजिश का ये सबसे बड़ा आर्थिक खंघा टूट चुका है और दुश्मन आपस में ही बट गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि माहिष्मती का असली युद्ध अब क्या है। इस एक्सप्लेनर के आखिर में ये सवाल वाकई गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। एक बेहद ही शानदार और खामोश छाया युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है। दिमाग और रणनीति की ये जीत साबित करती है कि असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती। अब इस महान साम्राज्य के भविष्य में और कौन-कौन से कूटनीतिक दांवपेच देखने को मिलेंगे, ये जानना सच में बेहद दिलचस्प होने वाला है।